आपके अपने यूट्यूब परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन लोग देखने वाले हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल में अपन लोग देखेंगे कि इसमें जो प्रीवियस ईयर में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल और जो भी एसएससी एग्जाम होते हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे वो आज अपन लोग सभी प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों से प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि जो भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपन लोग, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो भीमबेटका पुरापाषाण काल क्या है, एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। और इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2003 में शामिल कर लिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग प्रश्न है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो इसका आप लोगों को क्या आंसर देना है, तो वो जल्दी आप लोगों को कमेंट में आंसर भी देते जाना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो किस किस काल में प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में ये पता लगाया गया था मिट्टी के बर्तनों का। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल में लगाया गया है पता। तो ये देखें एसएससी, जेई टेक्निकल और इसमें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये 2023 में जो प्रीवियस ईयर में ये 2023 में पूछा गया है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था और मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला कहाँ पर मिला था प्रमाण, तो मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल में मिला था जो अब पाकिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है अब, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। तो देखें कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन सा करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा महगढ़ा क्या करता है, ये मवेशियों के पालन का क्या करता है पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1975 से कब हुई थी, 1976 में हुई थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर क्या मिला था, तो ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या मिला, तो यहाँ पर घोड़े, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह में पर पाए गए थे। तो ये मिट्टी की सतह पर पाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे। तो कौन माइक्रोलिथ थे, तो ऑप्शन नंबर बी पत्थर के औजार थे। अब इसको भी थोड़ा देखते हैं। तो इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखें कि औजार होते थे, इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है और इन औजारों को निर्माण सामान्य रूप से सामान्यतः फलकों वाले छोटे बिल्डरों पर क्वार्टरजाइट चार्ट पर क्या किया गया, जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। फिर इसमें क्या देखना है अपन लोगों को, नोट करने की चीज़ क्या है, तो देखें भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा स्थल है। तो इसका
ये स्थल कौन सा है? मध्य पाषाण काल स्थल है। इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है कि शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक महत्व पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, होनासांगी है। अपन लोगों को नेक्स्ट देखना है प्रश्न। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। तो क्या है नवपाषाणकालीन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक उपकरण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन को, तो इसको देखें कि सेल्ट एक नवपाषाण उपकरण है। पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिसे सेल्ट कहा जाता था। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट प्रश्न। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरापाषाण काल। अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? तो किस पर हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बुर्ज होम पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो मेहरागढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डॉट डॉट किस प्रांत में स्थित है? तो किस प्रांत में स्थित है? तो अपन लोग ये पहले भी देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो ASSC MTS 2019 का प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो एक कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो ये कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अपन लोग, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट है। तो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्था कैसी प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्यों ने जो गेहूं की वन्य किस्मों को इस समय में क्या किया जाता था? तो उपजाया था। एवं भारतीय महाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणकालीन बस्तियां थीं जहां से चावल और गेहूं के क्या मिले हैं? स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो ये भी याद रखना है। अपन लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिक ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होम इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई थी? तो हथनोरा में पाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पर हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बर्ज होम में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसको भी देखें। तो ये रहा आप लोगों के सामने जॉर्वे कल्चर एक क्या है? चालकोलिथिक पुरातत्व स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है। ये रहा आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट प्रश्न फिर। तो यहाँ पर देखें, ये 2021 में MTS में आया हुआ प्रश्न है। तो जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बुर्ज होम है। अब नेक्स्ट देखना है अपन लोगों को। अब देखना है सिंधु घाटी की सभ्यता।
तो अपन लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब अपन लोगों को वो प्रश्न देखने हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न सिंधु घाटी की सभ्यता से कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। तो किस में पाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल में पाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या क्या है, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, तो वो आप लोगों को याद रखना है, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा और प्रभासपट्टनम, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था, और चन्होदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में कच्छ जिले और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो 1948 में अर्नेस्ट मोर्के ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निवासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। तो किससे बनाया गया था, तो ईंटों से बनाया गया था। और किससे बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए पकी से बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान में द ग्रेट बाथ है यानी विशाल स्नानागार पाया गया था। तो कहाँ पर पाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राखलदास बनार्जी ने की थी, इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक और इसमें से आप लोगों को देखना है कि जो मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सोरतुगाई क्या है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। तो किसकी परत चढ़ाकर, तो प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर क्या बनाया गया था, महास्नानागार बनाया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहाँ जाता था। तो कहा जाता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, हिंदोस को कहा जाता था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक काल यानी स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सोरतुगाई ये कहाँ पर स्थित नहीं है, तो ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न है। तो ये रहा अगला प्रश्न SSC MTS 2021 का चैप्टर 3 का। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में से कौन सी धातु मिली थी। तो कौन सी धातु मिली थी, तो ऑप्शन नंबर सी तांबा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हॉल मॉडल कहाँ से मिले थे। तो ये कहाँ से मिले थे, तो ऑप्शन नंबर ए बनवाली से मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को।
तो ये रहा CHSL 2021 का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए RS बिष्ट ने की थी। कहाँ पर खुदाई की थी? तो धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो ये GD 2021 का प्रश्न है कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य ... में स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना है तो इसको थोड़ा देखते हैं कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज 1968 जगपत जोशी ने की थी। जबकि लोथल जो एक क्या है बंदरगाह स्थल था, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे क्या है स्थित है, और इसी की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने वर्ष 1951 में की थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये SSC GD में अगला प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो एक और ये रहा SSC GD का प्रश्न कि हड़प्पा स्थल पर ... में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो कहाँ पर खोजे गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में खोजे गए थे। आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो देखें निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। सुमेरियन क्या नहीं थी? तो मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। ये भी SSC GD 2021 का आया हुआ रियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने SSC GD का कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। तो ये सभी आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाने 100% हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो ये रहा आप लोगों के सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक ... के आसपास बने होते थे। तो किसके पास बने होते थे? तो ऑप्शन नंबर सी आंगन के पास बने होते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो ये भी SSC GD का ही है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी। तो अग्नि वेदियाँ पाई गई थी। तो कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी लोथल में पाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यानी यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे। तो क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेलुघा कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें नेक्स्ट प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो कितनी दीवारों से घिरा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 3 भाग विशाल पत्थर की दीवारों से क्या हुए करते थे? घिरे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। SSC क्या है CGL का प्रश्न है 2022 का कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राखी गढ़ी क्या है? ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसको भी देखें कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की ... की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो किसका उपयोग करके बनाई गई थी? तो कांसा का प्रयोग करके बनाई गई थी। तो क्या बनाई गई थी? तो नृत्य करती हुई लड़की कांसे की बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रवरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
दैमाबाद स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है अपन लोगों को। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी रोपड़ इस सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये तीनों क्या हैं, इस सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो किसके मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा के मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी 5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया गया था। तो किसका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हिंदू का किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपन लोगों को पढ़ना है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अपन लोग अब देखते हैं। तो देखें कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया था। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो किस वेद में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में मिलता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपन लोग, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया था। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है। ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है क्योंकि ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। तो लोह युग को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजार और हथियार में मुख्य रूप से डॉट डॉट की जगह लोहे का इस्तेमाल किया गया था। तो किसका किया गया था। तो लोहे का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी कांसा का भी क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो किस वेद में है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी अथर्ववेद में क्या है कि जो आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तंत्र का क्या है, संग्रह है। तो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसको देखें आप लोग कि आर्यों की मुख्य और प्रमुख सामाजिक इकाई थी। तो क्या थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या थी, जन थी। अब आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। तो कौन सा वर्ण करता था। तो ऑप्शन नंबर बी वैश्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन लोग थोड़ा सा कि उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम था। कि शूद्र क्या करते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। किस पर होने लगी थी। तो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो देखें निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। तो किसका नाम विपाशा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जो कि प्यास नदी है उसका नाम क्या था। तो
विपाशा नाम था। नेक्स्ट है, तो इसमें अपन लोग क्या देखते हैं कि जो प्राचीन नदियां हैं उनके अन्य नाम प्राचीन नाम क्या हैं और अभी नाम क्या हैं। तो चिनाब का प्राचीन नाम क्या था, तो अस्किनी था। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो सतलज का क्या था, तो शूद्री था। और रावी का पुराशणी और झेलम का विस्तता और गंडक का सदा नीरा और गोमती का क्या था, कोमल था। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है, तो अपन लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसका प्राचीन नाम व्यस्तता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में व्यस्ता के रूप में किया गया है। तो ये प्रश्न देखो 3 बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, झेलम का क्या नाम है दूसरा, तो व्यस्तता इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए, सामवेद में संगीत का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें अपन लोग थोड़ा सा देखें कि जो क्या है, यजुर्वेद को मंत्रों तथा बलि विधि के लिए जाना जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत के का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद में आयुर्वेदिक और चिकित्सा पद्धति का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है। तो किसका है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक कालीन चतुर्श्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है। तो किस पद का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, गृहस्थ का प्रावधान किया गया है। तो ये एसएससी जीडी का 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग, तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो किससे था, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सांख्य था। तो ये देखें कि एएसएससी जीडी और सीएचएसएल में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो अपन को इसको भी देखना है, दर्शन और प्रवर्तक। तो योग यानी महर्षि पतंजलि ने दिया, और क्या है, न्याय तो महर्षि गौतम, और वैश्यक तो क्या किसने दिया है, महर्षि कणाद, और मीमांसा आचार्य जैमिनी, और वेदांत किसने दिया है, महर्षि बदरायण ने दिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग देखते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। तो देखें, तो इसको देखना है अपन लोगों को कि जो ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है। तो कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर बी, 10 क्या है, मंडलों में विभाजित है। इसको थोड़ा ट्रेल में देखते हैं, तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद यह प्राचीन वेद ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 श्लोक, और क्या हैं, ये 10,462 मंत्र हैं। और 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्णों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्या है, वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। तो कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी, यजुर्वेद में है से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में
पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ हैं? तो कौन सी नदियाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ब्यास और सतलज हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि अथर्ववेद डॉट डॉट खंडों का संग्रह है। तो अथर्ववेद में कितने खंड हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 20 खंड हैं। इसको भी देखते हैं। तो देखें, अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है, जिसमें क्या है 731 सूक्त व लगभग 600 रचनाएं हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। तो ये पूछा जाएगा कि चांदी का उल्लेख किस में मिलता है? तो सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो ये अपन लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, रावी को जाना जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो रावी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या था? अपन लोग देख चुके थे। तो पुरुषणी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सात विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी क्या हैं? संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें कि कुल कितने वेदांग हैं? तो कुल कितने वेदांग हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6 वेदांग हैं। और कौन कौन से हैं तो वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो ये रहे आप लोगों के सामने 6 वेदांग। तो देखें, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की क्या की गई है? रचना की गई है। शिक्षा यानी स्वशास्त्र यानी नोक यानी ज्योतिष यानी ज्योतिष शास्त्र, कल्प यानी अनुष्ठान शास्त्र, और क्या है व्याकरण यानी व्याकरण शास्त्र। और इसमें क्या है? तो ये निरुक्त शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन करना। और छंद में क्या है? कविता के छंद। तो इसमें नाक, आँख, हाथ, मुख, कान और पैर का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें, वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो अपन पहले देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कल्प दर्शाता है। तो यहाँ पर देखें अपन लोग, तो क्या है? कल्प दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है था। तो क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो कहाँ पर विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सरस्वती सही आंसर हो जाएगा। अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अपन लोगों को अब पढ़ना है कि जो महाजनपदों का उदय हुआ है, इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब अपन लोगों को उनको देखना है कि मगध महाजनपद डॉट डॉट नदियों से घिरा हुआ था। तो किस किस नदी से घिरा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वैशाली थी। अपन लोग वो देखते हैं जो कि राजधानी और महाजनपद से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे 100 में 100% इसकी गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न क्या होंगे? पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखें, जो महाजनपद है और उसकी राजधानी अपन को देखना है। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। मगध की क्या है? राजगृह और पाटलिपुत्र। वत्स की क्या है? कौशाम्बी। और कौशल की क्या है? श्रावस्ती यानी सहेत महेत इसकी राजधानी है। और मल्ल की क्या है? तो कुशीनारा और पावा। और अस्कम की क्या है? पोतन। और कंबोज की क्या है? तो हाटक इसकी राजधानी है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग।
तो देखें राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। तो राजगृह किसकी प्रथम राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया था। तो किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। मगध सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितना महाशक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी। तो कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी 16 थी। अपन लोग अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के कोलंबी नामक ग्राम में हुआ था और गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद शक्तियाँ अस्तित्व में आई थी जो निम्नलिखित हैं। तो देखें महाजनपद और राजधानी। तो बात की क्या है कौशाम्बी अपन पहले भी देख चुके हैं और देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर देखें काशी की क्या थी वाराणसी। अंग का क्या था। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। और मगध की क्या थी। तो गिरबज्ज या राजगृह। और बज्जी की क्या थी। तो वैशाली मिथिला और विदेह। कौशल की क्या थी। तो श्रावस्ती। अवंती का क्या नाम था पुराना या राजधानी। तो उज्जैन और महिष्मती। और मल्ल की क्या थी। तो कुशावती और कुशीनारा। और देखते हैं अपन लोग। तो अब किसकी देखनी है अपन को। तो पांचाल की क्या थी। तो अहिछत्र और कंपल्लीय। और चेदी की क्या थी। तो क्या है शक्तिमती और सुक्तिवती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। और मत्स्य की क्या थी। तो विराटनगर। और गांधार की क्या है तक्षशिला। और अस्मक की क्या है। तो पोटली यानी दक्षिण भारत में है। और इसकी दो और रह गई हैं अपनी। तो ये हैं सूरसेन की मथुरा। और कंबोज की क्या है। तो हाटक या राजपुर। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी वैशाली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो कौन सा ग्रंथ करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगुन्तर निकाय क्या कहता है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट देखना अपन लोगों को। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अंग को माना जाता है। अपन लोगों को देखना है मगध का उत्कर्ष से अपने जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न देखना है। तो देखते हैं अपन लोग। तो इसको देखें। तो ये रहा इसका पहला प्रश्न कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। तो किसके बाद किया। तो ऑप्शन नंबर ए नंद वंश के बाद क्या किया कि मौर्य वंश ने इस पर राज किया। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने क्या किया था इसे युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश यानी 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व की इसमें स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य 305 पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को क्या किया पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था जैन धर्म को अनुयाया था यानी अपनाया था। अब इसमें देखते हैं कि किस किस राजवंश ने यहाँ पर क्या किया है राज किया है। तो हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक राज किया और शिशुनाग ने कब तक किया
तो शिशुनाग वंश ने 412 से और 344 ईसा पूर्व, नंद वंश ने कब तक, तो 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व, और मौर्य वंश ने 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक किया। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि बिम्बसार किस वंश के राजा थे। तो ये किस वंश के राजा थे, तो ऑप्शन नंबर ए आर्यक वंश के राजा थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी। तो किसके दरबार में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिम्बसार के दरबार में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, तो हर्यक वंश में से मगध के पहले शासक थे। तो कौन थे हर्यक वंश के पहले मगध के शासक, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बिम्बसार थे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, तो देखें नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो ये अपन पहले देख चुके हैं, जो घनानंद था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद किसका शासनकाल आया, तो मौर्य वंश का इसके बाद शासनकाल आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो हर्यक, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो जो हर्यक वंश का शासक था वह अजातशत्रु किसका पुत्र था, तो ऑप्शन नंबर सी बिम्बसार का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, तो अजातशत्रु राजा अजातशत्रु वंश के शासक थे। तो कौन वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग, तो यहाँ से देखें कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। तो किसने स्थानांतरित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो इसके बाद अपन लोग देखेंगे क्या, तो कल अपनी जो क्लास होगी उसमें अपन लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवान भागवत और शैव धर्म, तो इन पर अपन लोग कल देखेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल, आप लोग इसमें माने कि इसमें 100% ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और यहाँ से हर बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को इनको एक बार वीडियो को फिर के शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे पेपर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।